अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। ओके, तो देखो बच्चों, किसी भी गैस की 1 ग्राम अमाउंट ली जाए और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, तो इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड हीट अमाउंट ही क्या कहलाती है बच्चों? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ओके, ये डिफाइन किया है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इट कैन बी मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए बच्चों कि जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी गैस की, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में भी मेजर की जा सकती है और कांस्टेंट प्रेशर। इस बेस पर अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप्स होंगे। एक तो होगी कौन सी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका सिंबल होता है Cv। कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो यहां पर बोला गया है कि हम किसी गैस की स्पेसिफिक हीट को किस में मेजर करें? कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी ना कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दोगे तो ये Cv हो जाएगी। यही मैंने लिखा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज at constant volume for 1 gram of gas। किसके लिए? for 1 gram of gas, तो उसे बोलते हैं Cv। Cv को कैलकुलेट करना है किसी भी गैस के लिए, तो फॉर्मूला है 1/2 F into R। यहां R तो गैस कांस्टेंट है, ये यहां पर R क्या है बच्चों? गैस कांस्टेंट। और जो ये F है, समझ गए ना? F यहां पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, समझ गए ना? ये होता क्या है? तो कोई भी पार्टिकल जो एक प्रकार का 3 डायमेंशनल स्पेस में जो मोशन शो करता है, वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम मोनो एटॉमिक गैस में, मींस आइडियल गैस में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस केवल ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है। ट्रांसलेशनल मोशन होगा, उसमें रोटेशनल नहीं होगा, किसी प्रकार का वाइब्रेशनल नहीं होगा, केवल कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पर मींस वो पार्टिकल 3 डायमेंशनली 3 एक्सिस पर मोशन करेगा, तो उसके लिए तो हम F की वैल्यू क्या लेंगे? 3। अगर डाई एटॉमिक गैस ली गई है जैसे कि O2, H2, N2, Cl2 इस तरह से, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। 3 तो कौन सी है? ट्रांसलेशनल मोशन, वही 3 एक्सिस में, और 2 होंगी रोटेशनल मोशन। मींस अगर हम ये पार्टिकल एक एक्सिस में ले लें तो बाकी 2 एक्सिस पर ये पार्टिकल इस पर घूम सकता है ऐसा, या फिर इस पर घूम सकता है। तो इस तरह से डाई एटॉमिक गैसेस जो होती हैं उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी, जिनमें से 3 है ट्रांसलेशनल मोशन और 2 क्या है? रोटेशनल मोशन। और ट्राई एटॉमिक गैस की बात की जाए तो जैसे O3 है, CO2 है, ठीक है, SO2 है, इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। क्यों? क्योंकि 3 तो वही ट्रांसलेशनल मोशन होगी और 3 इसमें रोटेशनल मोशन होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनमें एक एक्सिस में अगर एक पार्टिकल को फिक्स कर दें तो बाकी 2 इस तरह से रोटेट होंगे। तो एक एक्सिस में रोटेट हो सकते हैं, दूसरी एक्सिस के फिक्स कर दो, तीसरी, तो ऐसे 3 क्या हो सकते हैं बच्चों? रोटेशनल मोशन। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक गैस में F की वैल्यू 3, डाई एटॉमिक में 5 और ट्राई एटॉमिक में 6। इस तरह से इन वैल्यूज का यूज करके हम जो भी गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उनके लिए क्या रिलेशंस निकाल सकते हैं हम? Cv का अभी हम निकाल के देखेंगे। ओके, फिर एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp।
तो वही हो गया ना कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp होता है, Cp इक्वल टू होता है Cv प्लस R। मींस जो कांस्टेंट प्रेशर में किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो गैस में क्या होगा बच्चों कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगी और उसके साथ साथ गैस से एक प्रेशर वॉल्यूम, एक क्या होगा, एक्सपांशन वर्क भी होगा। तो ऐसे में जो आप हीट अमाउंट दे रहे हैं, जो जितनी अमाउंट आप कांस्टेंट वॉल्यूम में दे रहे थे, जब आप उतनी ही हीट अमाउंट कांस्टेंट प्रेशर में देंगे तो वो जो हीट है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, दूसरा एक्सटर्नल वर्क में। ऐसे में उतनी अमाउंट से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा सिस्टम का, हमें फिर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है गैस का, तो हमें और एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट देनी होगी। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आप हीट दोगे एक्चुअल में वो किसके लिए यूज हो गई, वो हो गई एक्सटर्नल वर्क के लिए। और हम जानते हैं कि पर डिग्री केल्विन पर मोल गैस द्वारा जो एक्सटर्नल वर्क होता है प्रेशर के अगेंस्ट, वो क्या है, गैस कांस्टेंट। तो इस तरह से Cp जो है वो Cv से प्लस R ज्यादा होगा, मींस Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, तो Cp ग्रेटर देन Cv होगा। बात यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए। तो इस तरह से दोनों हीट के बारे में मैंने बता दिया। अब आप इसमें Cp और Cv की वैल्यूज डिफरेंट गैसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए ना। आपको मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, इनके लिए अगर आप देखेंगे तो Cp और Cv की वैल्यूज क्या होगी, हम इस तरह से, और फिर इनके लिए एक स्पेसिफिक हीट रेशियो भी कैलकुलेट कर देंगे हम। ओके, तो देखो बच्चों, अगर हम ये देखें कि Cp एंड Cv फॉर डिफरेंट गैसेस, तो अगर आपसे कहा गया मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, ओके, तो मोनो एटॉमिक के लिए देखो Cv इक्वल टू क्या होता है, आपने अभी देखा कि 1/2 F प्लस इंटू R, यही। अब यहां पर आपने देखा कि जो मोनो एटॉमिक गैस है, ओके, मोनो एटॉमिक गैस, उसके लिए F की वैल्यू कितनी है, 3, तो Cv कितना हो जाएगा, देखो 3/2 R, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, तो ये हो जाएगा 3/2 R प्लस R, समझ गए ना। तो 3/2 R, तो ये हो गया 5/2 R। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है अभी आपके पास। तो यहां पर हो गया ये है। दूसरा देखो आप, और इसी तरह से आपको डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इन गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर अगर हम देखें कि डाई एटॉमिक के लिए क्या है, ओके, तो डाई एटॉमिक गैस में आपने देखा था अभी कि F की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 5, तो Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू R, तो ये कितना हो गया 5/2 R, तो Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 R प्लस R, ओके, यहां तक बात समझ गए। तो कितना हो गया ये 7/2 R, तो ये हो गया इनका Cv और ये हो गया Cv। हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात करें, ओके, तो यहां हो जाएगा Cv कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू 6 इंटू R, तो ये कितना हो जाएगा 3R। यही हो गया कि हमने ट्राई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, देखा है आपने, 6 होती है, तो ये हो गया हमारे पास 6/2 R मींस 3R, और Cv कितना हो जाएगा 3R प्लस R, तो Cp हो जाएगा कितना बच्चों 4R। बात समझ गए यहां तक। इस तरह से आपने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यू निकाली, और पॉली एटॉमिक है तो भी यही होता है जो ट्राई एटॉमिक के लिए लिया गया है रिलेशन Cv और Cp का। तो जहां तक हम समझ गए, अब हम आ जाते हैं इसके बाद
Cp और Cv रेशियो और पूछा जाता है बच्चों। डिफरेंट गैसेस के लिए Cp और Cv का रेशियो अगर पूछा जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो सीधा सीधा है कि या तो आप ऐसा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो ये होगा Cp अपॉन Cv। ओके, Cp अपॉन Cv रेशियो को एक रिलेशन से और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्लस, ठीक है, 2 अपॉन और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आप मोनो एटॉमिक की बात करें, ओके, तो आपने देखा था 5/2r अपॉन 3/2r, यही हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/3 मींस 1.66, या फिर अगर आप इस रिलेशन से देख लें तो 1 अपॉन 2y कितना हो जाएगा 6, सॉरी कितना 2/3, तो 1 प्लस 2/3 मींस 0.66, तो वही हो गया 1.66। तो मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, इस तरह से, या क्रिप्टॉन या कोई आइडियल गैस बोल दी गई है, तो आप ये स्पेसिफिक हीट यूज करोगे। डाई एटॉमिक में चले जाओ, डाई एटॉमिक गैस में तो देखो Cp अपॉन Cv, ओके, तो आपने अभी देखा था कि Cp अपॉन Cv वहां पर कितना आया था 7/2r अपॉन 5/2r, तो ये था 7/5, ओके। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 440, मतलब 1 पॉइंट आप इसमें डिवाइड कर दें तो कितना हो गया 1 पे 2 24, इस तरह से, या आप इस रिलेशन से भी ले सकते हैं 1 प्लस 2/5 तो 1.4, इस तरह से। तो ये है हमारी डाई एटॉमिक गैसेस जैसे कि O2, N2, H2, Cl2। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेट करनी है तो Cp अपॉन Cv कितना हो जाएगा, अभी आपने देखा कि ये है 4/3, कितना है 4/3, तो 1.33, या फिर आप इसमें चले जाए कि 1 प्लस 2/6, तो वही आ गया 1.33। तो इस तरह से जैसे O3, ठीक है, CO2, H2S, इस तरह की गैसेस और पॉली एटॉमिक गैसेस भी हो तो भी यही रिलेशन आता है Cp अपॉन Cv का, और इस तरह से वह भी उनके लिए भी पॉली एटॉमिक गैस के लिए भी स्पेसिफिक हीट रेशियो यही बना रहता है। तो इस स्पेसिफिक हीट रेशियो का आगे कई जगह यूज है। थर्मोडायनामिक्स में आप देखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स हैं, एनर्जी चेंजेस हैं, वहां पर हमें इनकी जरूरत पड़ जाती है स्पेसिफिक हीट रेशियो की। ऐसे ही एटॉमिसिटी अगर हमें किसी गैसेस की कैलकुलेट करनी है, बतानी है, और अगर हमें उसकी स्पेसिफिक हीट रेशियो दे रखा है तो हम एटॉमिसिटी बता सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट के बारे में। मोलर हीट 1 मोल की कर दोगे कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो रिक्वायर्ड हीट अमाउंट उसकी मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। Cp Cv मोलर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, रेशियो वही आएगा। ओके, तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन बताता हूं स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है कि 5.6 लीटर ऑफ अननोन गैस at NTP requires 12.5 calorie to raise the temperature while 10 degree centigrade at constant volume. Calculate the value of specific heat ratio means ये and atomicity of gas. ओके, तो यहां पर हमें Cp और Cv पहले तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट रेशियो आ जाएगा, और फिर उसके बेस पर एटॉमिसिटी बता सकते हैं। तो यहां देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि मोल्स ऑफ गैस। ओके, तो देखो बच्चों मोल्स ऑफ गैस में अगर आप जाएं तो कितने हो गए 5.6 अपॉन 22.4, गिवन गैस का वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एनटीपी। हम जानते हैं कि 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस होता है एनटीपी पर, तो ये आ गया 1/4 मोल।
कितना आ गया 1/4, एक। दूसरा ये कह रहा है कि 12.5 कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस हम यहां लिखें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, रेज्ड बाय 12.5 कैलोरी हीट। ओके, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज्ड बाय 12.5 अपॉन 10 मींस 1.25 कैलोरी। ये जो 1.25 कैलोरी हीट यूज हो रही है वो किसके लिए है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेस्ट करने के लिए। कितने मोल का? 1/4। यही हुआ ना कि हमारे 5.6 लीटर गैस थी और उसका 10 डिग्री टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो इतनी कैलोरी की जरूरत है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इंक्रीज करें 5.6 लीटर का तो कितना यूज होगा? 1.25। तो हमें यहां लिख लीजिए 1/4 मोल, ठीक है, रिक्वायर्ड 1.25 कैलोरी हीट फॉर, ठीक है, रेज द टेम्परेचर, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 मोल के लिए कितना यूज होगा? हम 1 मोल के लिए ले लें तो वो हमारा CV आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर जब आप जाएंगे तो 1.25 अपॉन 1/4 इंटू 1, तो मीन्स 1.25 इंटू 4 मीन्स आपके पास कितना आ गया? ये 5, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो कैलोरी की जरूरत है वो कितनी हो गई? 5 कैलोरी। तो यही क्या आ गई? CV कितनी आ गई? 5 कैलोरी। अब आता है कि CP कितना होगा, तो हम लिखते हैं CV प्लस R। अगर हमारे पास CV की वैल्यू कैलोरी में है, समझ गए ना, तो हम R की वैल्यू भी कैलोरी में ले लें तो ये कितना हो गया? 7 कैलोरी। तो देखो आप यहां CP अपॉन CV कितना हो गया? 7/5, तो 1.4। ये 1.4 यही हमारा क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो मींस CP अपॉन CV जो कि 1.4 है। तो एटॉमिसिटी आपसे पूछी गई है तो वो कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 1.4 डाई एटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए, इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, एक आता है नेक्स्ट पॉइंट और ये है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मींस स्टेट ऑफ मैटर एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। समझ गए बच्चों कि जब कोई भी मैटर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर में होता है तो वही उसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। द स्टेट ऑफ मैटर एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। एट दिस पॉइंट, अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट आते रहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या क्या जो है इस पॉइंट पर वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, वेरिएशन आएगा। तो देखो पहला पॉइंट है कि द डेंसिटीज ऑफ मैटर इन गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट आर सेम। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो गैसियस स्टेट है वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। मींस उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये गैस है और ये लिक्विड है। उस समय दोनों स्टेट्स मींस लिक्विड स्टेट और जो गैसियस स्टेट है उनकी डेंसिटी सेम हो जाती है। मींस वहां पर कोई नई स्टेट या कोई सेपरेशन, स्टेट सेपरेशन दिखाई नहीं देगा। वहां पर दोनों एक सी स्टेट में होती है। समझ गए ना कि उस समय डेंसिटीज जो होती है दोनों स्टेट्स की वो क्या हो जाती है बच्चों? बिल्कुल सेम होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन लिक्विड एंड गैस स्टेट इज डिसअपीयर। मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसी स्टेट आती है जब गैस बिल्कुल लिक्विड में चेंज होने वाली होती है। तो उस समय अगर देखा जाए तो दोनों स्टेट्स के बीच में, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच में कोई एक अलग से सेपरेशन की सरफेस नहीं बनती। उस समय अगर बनेगी तो वो डिसअपीयर होगी। उस समय हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन विल बी जीरो। वहां पर लिक्विड की सरफेस और गैस की बिल्कुल एक सी होगी तो वहां पर सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। थर्ड है कि गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर फेज। मैंने कल भी बताया था कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर
उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ला दें तो उस समय वो गैसियस स्टेट को ही बोला जाता है वेपर स्टेट। जैसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, तो वाटर वेपर हमेशा वाटर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अपनी गैसियस स्टेट में रहता है, वेपर फॉर्म में रहता है। इसलिए क्या होता है कि ऐसी वेपर स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी गैस अगर अपनी वेपर फेज में आ गई है तो हम प्रेशर यूज करके और उस वेपर को लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। अगर कोई भी गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि फ्लूइड्स अबव क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। कोई भी लिक्विड अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो उसे बोला जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे CO2 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 600 बार प्रेशर पर ली जाए तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होती है और इसका यूज होता है कॉफी से कैफीन जो होती है कैफीन उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहां तक बात समझ गए हम, यहां तक क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। अब हम आ जाते हैं, पॉइंट और आता है और वो पॉइंट कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। आपने देखा होगा जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, हर एक मैटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है। तो इस ट्रिपल पॉइंट की भी डेफिनेशन देख लें और हम एक एग्जाम का ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो देखो बच्चों, ट्रिपल पॉइंट मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, वेयर 3 स्टेट्स, कौन सी जो है 3 स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट 3 होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड गैस और एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। समझ गए बच्चों कि उस समय तीनों स्टेट एक साथ रहती हैं। एक ऐसा स्टेट मैटर का एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कंडीशन, समझ गए ना, मैटर की जहां तीनों स्टेट मिलती हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जैसे H2O का आप ट्रिपल पॉइंट देखोगे तो वो होता है 273.15 केल्विन मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.33 mm प्रेशर। उस समय अगर आप देखोगे एक ग्राफ लिया जाए, ऐसा दिखता है ट्रिपल पॉइंट वाटर का कि यहां पर प्रेशर दिया गया हो, ठीक है, तो यहां पर तीनों स्टेट इस तरह से, यहां पर सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, यहां पर वेपर और यहां पर हो गई सॉलिड लिक्विड की स्टेट ना, ठीक है। ये आपने देखा होगा यहां पर कि ये है वेपर, ये होती है सॉलिड और यहां लिक्विड। तो यहां लिक्विड और वेपर, यहां सॉलिड और वेपर और यहां पर जो है कौन सी हो गई, ये हो गई सॉलिड, ये हो गई लिक्विड, यहां पर सॉलिड, सॉरी यहां पर लिक्विड और यहां वेपर। तो यहां पर लिक्विड और वेपर, यहां सॉलिड और वेपर, यहां पर सॉलिड और लिक्विड इस तरह से एडजस्ट होती हैं। और उस समय ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ 4.33 mm प्रेशर के आसपास होता है। इससे ऊपर इस तरफ जाए तो टोटल लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो सॉलिड में रहेगा, नीचे की तरफ आ जाए तो सॉलिड है और वेपर इस तरह से। तो एक सब्लिमेशन कर्व होती है यहाँ पर। तो इस तरह की पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, जो हर एक मैटर के साथ होगा जहां पर तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट होती। और यहां पर जो अगर हम देखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है सब मैटर के वो सब 0 होगी, मींस कोई भी ऐसा वेरिएबल, मींस टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट रहेगी। तो ये था ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होने वाली जो कॉलिजन्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप देखोगे आपको मिलेंगे गैसियस स्टेट में, इसलिए मैं यहां थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, कॉलिजन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है कॉलिजन डायमीटर सिग्मा। तो देखो बच्चों, जब दो पार्टिकल
जब कोलिजन करने के लिए जितने क्लोजेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, जितने क्लोज आने हैं आ जाते हैं, तो यही कह रहा है कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन कोलिजन, कि जब वो कोलिजन कर रहे होते हैं तो उस कोलिजन की कंडीशन में दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, कोलिजन डायमीटर। समझ गए ना? जैसे कि इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे, ऑक्सीजन का कोलिजन डायमीटर है 3.61 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, फिर एक होता है मीन फ्री पाथ स्मॉल एल। तो देखो बच्चों, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, कोई यहां से टकरा रहा है, कोई यहां से टकरा रहा है, तो एक कोलिजन होने के बाद जब दूसरा कोलिजन होता है, मतलब एक बार पार्टिकल किसी से टकराया, अब उसको अगले दूसरे पार्टिकल से कोलिजन करना है, तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर की गई, वो डिस्टेंस ही क्या है बच्चों, हमारा फ्री पाथ। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस होती है, एक कोलिजन में अलग, दूसरे कोलिजन में अलग, तीसरे कोलिजन में अलग, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, बल्कि हमें क्या करना होता है कि डिफरेंट कोलिजन्स की जो डिस्टेंस है, फ्री पाथ है, उनका एवरेज लेना होता है। हम यहाँ से चल रहे हैं, किसी से टकराए, फिर थोड़ा आगे गए भीड़ में, जैसे भीड़ में चल रहे होते हैं तो किसी से कम डिस्टेंस में टकराते हैं, फिर किसी से लंबी डिस्टेंस के बाद टकराते हैं। तो इस तरह से एक टक्कर पर्टिकुलर होने में एक एवरेज रूप से कितनी डिस्टेंस कवर की गई, वही क्या है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन। समझ गए बच्चों कि जब मॉलिक्यूल द्वारा एक सक्सेसिव कोलिजन होना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, वही है मीन फ्री पाथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की पार्टिकल ने और उसमें कुल कितने क्या हो गए, कोलिजन हो गए, इनका रेशियो क्या है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें ये डिस्टेंसेस दी गई हों, फ्री पाथ दिए गए हों, तो कुल कितने फ्री पाथ हो गए और कितने कोलिजन हुए, इनके रेशियो से भी हम निकाल सकते हैं। या फिर आगे बढ़े तो एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस अपॉन कोलिजन नंबर। एवरेज वेलोसिटी ये होती है और ये है कोलिजन नंबर का फॉर्मूला, जहां ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये है कोलिजन डायमीटर, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आगे बढ़ा दें तो हम जानते हैं कि ये होता है मोल, n अपॉन Na इक्वल टू Pv अपॉन RT। ये किसका है, गैसेस फार्मूला। तो n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू यहां पुट अप करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन निकल आएगी, लैम्डा इक्वल टू U एवरेज इनटू RT अपॉन ये। तो यहां देखो आप सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हमारा मीन फ्री पाथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो फ्री पाथ ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल फैल जाएंगे। टेम्परेचर जाने से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने से जो ये है हमारा क्या, मीन फ्री पाथ, वो भी बढ़ जाएगा। दूसरा देख रहे हैं हम, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर प्रेशर नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। ऐसे में उनको एक दूसरे से कोलिजन करने के लिए कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोलिजन नंबर ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रहा है कि कम जगह पे ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी कम डिस्टेंस पे ही एक दूसरे से कोलिजन करने लगेंगे। ऐसे में उनके सक्सेसिव कोलिजन की डिस्टेंस कम हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी लंबी एक सेकंड में जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा उतने ज्यादा कोलिजन हो जाएंगे, और कोलिजन होने से क्या होगा, उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है। तो जो ज्यादा दौड़ता है, तेजी से दौड़ रहा हो भीड़ में, तो जल्दी 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 टकराएगा। ऐसे में वो क्या होगा, फ्री पाथ कम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये बताया आपको कि मीन फ्री पाथ क्या है। तो इसके ऑब्जेक्ट जो आते हैं ना, वो इस तरह से पूछ ले जाते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ का नोट करो। अब देखो बच्चों, एक नेक्स्ट है कोलिजन नंबर। तो ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन व्हिच मॉलिक्यूल्स मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स। कि एक सैंपल रखा हुआ है, तो उस गैस सैंपल में जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितने कोलिजन करता है, वही इसका क्या है, कोलिजन नंबर। ये है इसका फॉर्मूला।
ठीक है साइड, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कॉलिजन नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉलिजन डायमीटर, मींस हम इसका स्क्वायर ऐसे ले लें। एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जेड होता है इसका सिंबल। तो नंबर ऑफ कॉलिजन अकरिंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इन पर सेकंड, तो पर सेकंड में नंबर ऑफ कॉलिजन क्या कहलाते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉलिजन होते हैं, और इसका फॉर्मूला है कॉलिजन नंबर इनटू n/2। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कॉलिजन में 2 पार्टिकल्स पार्टिसिपेट होते हैं, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 से डिवाइड करेंगे, एक पार्टिकल की एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और बढ़ा दें, ये है हमारा कॉलिजन नंबर का फॉर्मूला, तो ये बन गया। और हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दें तो RT या फिर PV। तो इस तरह से कॉलिजन जो है आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर मींस हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने ज्यादा पार्टिकल्स भीड़ होगी, और जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास, गैस का मोलर मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से या कॉलिजन नंबर से रिलेटेड ये कुछ रिलेशन है। यहां पर आपने देखा एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें आप फ्री पाथ में मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया कि औसत फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी था यहां पर u एवरेज अपॉन कॉलिजन नंबर। तो यहां पर अगर हम u एवरेज लें और यहां पर अगर हम कॉलिजन नंबर का फॉर्मूला लें तो पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज n, तो ये हट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ये बचेगा पाथ क्या हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। ओके, तो वहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वहां पर एवरेज तो 1/ ये भी लिख सकते हैं हम कॉलिजन के लिए, तो हो गए। तो इस तरह का ये फॉर्मूला और फ्री पाथ का एक्चुअली ये वहां पर ये लिख गया था मेरा कि रूट इक्वल टू RTU एवरेज अपॉन, मैंने वहां देखा नहीं था, ध्यान नहीं था मेरे को, सिग्मा स्क्वायर n। तो यहां पर एक्चुअली एवरेज भी आता है तो ये हट जाएगा। तो अब हमारा जो लास्ट में फॉर्मूला बचेगा RT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, ये है फ्री पाथ का फॉर्मूला। ओके, तो थोड़ा सा वहां पर करेक्शन कर लें, बाकी बिल्कुल सही है सब कुछ। तो इस तरह से ये था हमारा गैसियस स्टेट से रिलेटेड मैटर। ओके, अब हम जो स्टेट स्टार्ट करेंगे वो है लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा सा। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है लिक्विड स्टेट। हालांकि मैंने लिक्विड स्टेट को पूरा डिटेल में थ्योरेटिकली हिंदी में इंग्लिश में कंप्लीट लिखकर पूरा डिस्कस किया है। आप स्टेट ऑफ मैटर में जाएं और वहां लिक्विड स्टेट मिल जाएगा। यहां पर मैं केवल थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड उनको डिस्कस कर देता हूं। ओके, अगर आप इसको पूरा डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप वहां पर आप स्टेट ऑफ मैटर में जाएं और वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि लिक्विड स्टेट हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास बट नॉट डेफिनेट शेप एंड साइज। लिक्विड एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप साइज की बात करें तो ये डेफिनेट नहीं होता। इसको जिसमें रखा जाए, जिस कंटेनर में रखोगे, ये उसी के शेप का हो जाता है। ओके, तो वो कहलाती है क्या, लिक्विड स्टेट। हमें इस चैप्टर में जो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं वो है वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। देखो, सबसे फर्स्ट है क्या, वॉल्यूम। हम वॉल्यूम तो जानते हैं कि वॉल्यूम क्या कहलाएगा बच्चों, कि वॉल्यूम मींस मास ऑफ लिक्विड एट पर यूनिट वॉल्यूम। सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन तो मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। किसी भी मैटर का जो वॉल्यूम होता है वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है मैटर ने,
3 डायमेंशनल स्पेस कितना जो है ऑक्यूपाई कर रखा है, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम। आप देखोगे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ गए ना, वो ना तो बहुत ज्यादा मींस उनमें ना तो बहुत ज्यादा क्या होता है काइनेटिक मोशन मींस ट्रांसलेशनल मोशन, और ना ही बहुत ज्यादा इनमें क्या होती है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपने देखा था कि वहां पे मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ठीक है अट्रैक्शन एनर्जी है ये लगभग किसके बराबर होती है, थर्मल एनर्जी की। पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी मींस द एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। तो ये जब एनर्जी और ये एनर्जी लगभग क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के बराबर होती है, तो मैटर की इस स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ऐसे में जो लिक्विड है वो जिस कंटेनर में रखा गया है जरूरी नहीं कि उसका कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर ले, वो तो अपना जितना वॉल्यूम लिक्विड रखता है उतना ही ऑक्यूपाइड करेगा। जबकि गैसियस स्टेट में आपने देखा था कि गैस जितना बड़ा कंटेनर लोगे उतने उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर लेता है। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल फ्री भी नहीं होते, उनमें काफी अट्रैक्शन होता है। ऐसे में जो लिक्विड है वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स के रहने के कारण ही क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम बना के रखता है किसी कंटेनर के अंदर। वो ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर के पार्ट को ही कवर कर ले, तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यहां तक बात समझ गए। सेकंड पॉइंट था डेंसिटी की बात। तो डेंसिटी बता रहा था मैं कि डेंसिटी इज द मास ऑफ मैटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। यही होता है ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी आप देखोगे वो किससे ज्यादा है, गैसियस स्टेट से, बट सॉलिड स्टेट से कम होती है। समझ गए ना कि सॉलिड स्टेट की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, गैसियस स्टेट की सबसे कम होती है, और जो अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो ये दोनों के बीच में होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस मिलते हैं जहां सॉलिड स्टेट की डेंसिटी उनकी लिक्विड स्टेट से कम होती है, जैसे वाटर है। तो वाटर में अगर आप देखोगे तो वाटर की डेंसिटी अगर हम एक किसमें देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वाटर की डेंसिटी देखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी जब वो लिक्विड स्टेट में होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में होता है तो उस समय उसकी डेंसिटी 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि आइस की जब सॉलिड मतलब जो वाटर की जब आइस स्टेट आती है, सॉलिड स्टेट आती है, तो उस समय जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस तरह से हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं कि उस एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण वॉल्यूम ज्यादा और डेंस मास कम हो जाने से ऐसा चेंज आता है। तो डेंसिटी नॉर्मली लिक्विड स्टेट की गैस से ज्यादा और सॉलिड से कम होती है। ओके, तीसरा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मींस हम किसी के सॉलिड या किसी भी मैटर के वॉल्यूम को प्रेशर लगा के कम कर दें, तो ये कंप्रेसिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसियस स्टेट, कि जो लिक्विड होते हैं वो गैसियस स्टेट के रिस्पेक्ट में बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं, बिकॉज वेरी लिटिल स्पेस प्रेजेंट ठीक है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट। पार्टिकल्स जो होते हैं बीच में काफी कम क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। ऐसे में ये जितने क्लोजली आ सकते थे पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप कितना भी प्रेशर डालोगे लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होगा। आप देखोगे भी कि जो गैसेस होती है, अगर गैसेस का ATM 1 ATM प्रेशर है और हम उसे 2 ATM कर दें तो वॉल्यूम अगर V था तो ये V/2 हो जाएगा, लगभग 50% क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नियम है, आपने वाइल्स लॉ पढ़ा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे डबल तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, हाफ, मींस लगभग 50% रिड्यूस हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में। बट लिक्विड की बात करें तो 1 ATM से अगर हम ठीक है कितना करते हैं 2 ATM, तो वॉल्यूम जो रिड्यूस होता है लगभग 0.0045% ही रिड्यूस होता है। मतलब वॉल्यूम में निग्लेजिबल चेंज आता है। समझ गए ना क्यों आता है बच्चों, वॉल्यूम इतना कम क्यों डिक्रीज होता है, या कहें कि कंप्रेसिबिलिटी क्यों नहीं होती लिक्विड में,
क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही लिटिल स्पेस होता है, और वो इतना स्पेस है जहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे को और ज्यादा नियरेस्ट नहीं ला सकते, इसीलिए बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। तो देखो जैसे गैसेस में डिफ्यूजन मिलता है, जस्ट वैसा ही डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी मिलता है। आप देखोगे एक लिक्विड को अगर दूसरे लिक्विड पे डाल दिया जाए तो धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, अगर वो एक दूसरे में मिक्सेबल है, या हम एक लिक्विड को किसी, ठीक है, एक पिन होल से निकालने दें तो वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो लिक्विड का फैलना ही क्या है, डिफ्यूजन। बट रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर लिक्विड्स इज वेरी, ठीक है, इज लेस देन डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस। गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल स्पीड में ज्यादा होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो गैसेस स्टेट होती है उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी वेकेंट स्पेस होते हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के वेकेंट स्पेस में बहुत इजीली फिट हो जाते हैं। इस तरह से वो उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। बट अगर आप लिक्विड स्टेट में देखो तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते रहते हैं। अब मान लो कोई लिक्विड यहां आता है तो वो इधर अंदर आ जाएगा, इनको थोड़ा सा हटाएगा और इस तरह से फिट होगा, तो एक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन होने से लिक्विड्स जो होते हैं उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कम, बट डिफ्यूजन मिलता है लिक्विड में, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो देखो इवेपोरेशन समझते हो आप। इवेपोरेशन मींस होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म। जब कोई लिक्विड अपनी वेपर फॉर्म में चेंज होता है या गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो हम इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। समझ गए ना, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अपने रेस्ट पार्टिकल से या अपने एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से इतनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं कि वो सरफेस छोड़ के बाहर आ जाते हैं। मींस उस समय जब ये एनर्जी बढ़ा लेते हैं तो इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो इनकी मॉलिक्यूलर फोर्स एनर्जी, अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है और इस तरह से पार्टिकल धीरे धीरे सरफेस छोड़ के लिक्विड से और कहां आने लगते हैं, इस तरह से वेपर फेज में। ये लिक्विड थे, इस तरह से लिक्विड है, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, ये बता दूं कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। जो पार्टिकल सरफेस में है वो अपने दूसरे पार्टिकल से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से अपनी गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में आ जाते हैं। तो यही रीजन है कि जहां पर वेपोराइजेशन होता है वहां सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल वेपोराइज्ड होता है तो अपने दूसरे अदर रेस्ट पार्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करता है और तब जाके वेपोराइज्ड होता है। जैसे हम बुखार होता है, बहुत ज्यादा हमारे शरीर में गर्म हो रहा होता है तो हम बाम लगाते हैं सिर में, ताकि हम बाम लगाने से बाम वेपोराइज्ड होती है और ऐसे में वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमें रिलीफ मिलता है। तो वेपोराइजेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट होता है कि वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन उतना ज्यादा होता है। समझ गए ना बच्चों? क्यों? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा जहां टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो वेपोराइजेशन चल रहा है और आप ऊपर से अगर इसको गर्म कर दें तो वेपोराइजेशन रेट बढ़ जाएगा और लगातार बढ़ता जाएगा। अभी ये सरफेस से चलता रहेगा, लेकिन अगर एक टेम्परेचर ऐसा भी आ जाएगा लिक्विड का जहां पर वेपोराइजेशन बल्क पार्ट से, बल्की पार्ट मींस इंटरनल पार्ट से भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग। बॉइलिंग एक वेपोराइजेशन प्रोसेस है, बट किस पर मिलती है? बॉइलिंग पॉइंट पर। और जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है तो उस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर, मींस ये जो वेपर बन रही है इसका जो प्रेशर पड़ेगा बाहर की तरफ वो कितना हो जाता है? 180 है। ओके, तो ये कहलाता है वेपोराइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेपोराइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वेपोराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी। समझ गए ना? अगर अट्रैक्शन एनर्जी ज्यादा है
तो मॉलिक्यूल का वेपोराइजेशन कम होगा। जैसे मान लो Hg है, फिर ग्लिसरॉल हो गया, H2SO4 हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गए, ईथर्स हो गए। आप देखोगे कि इनमें ये है मॉलिक्यूलर एनर्जी, फोर्स, अट्रैक्शन का ऑर्डर। तो अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन, तो Hg से ज्यादा, ठीक है, किसका होता है, ग्लिसरॉल का। ओके, इससे ज्यादा H2SO4, इससे ज्यादा H2O, इससे ज्यादा अल्कोहल, ईथर और फिर एल्केन, इस तरह से। तो जितने वोलेटाइल नेचर के लिक्विड्स होते हैं उनका वेपोराइजेशन रेट उतना ही ज्यादा होता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, अगर हम इन्हें जरा सा खुला रख दें तो बहुत जल्दी वेपोराइज्ड हो जाते हैं। हमें डीजल, पेट्रोल, या हम देखें पेट्रोल हमें टच करें तो ठंडा सा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी डाउन होता है और उतने टेम्परेचर में वेपोराइज्ड हो जाता है। तो इस तरह से वेपोराइजेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा रेट ऑफ वेपोराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। आप जितना ज्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे उतने जल्दी रेट वेपोराइजेशन होगा। जैसे कपड़े को आप निचोड़ के केवल वैसे ही टांग दें तो देर में सूखेगा, लेकिन आप फैला के डाल दो तो जल्दी सूख जाएगा। आप पानी को फैला दो, एक बड़ी थाली में डाल दो, एक प्लेट में डाल दो, पानी वेपोराइज जल्दी हो जाएगा। उसी पानी को उतने ही वॉल्यूम को आप किसी गिलास में रख दो, कम धीरे धीरे वेपोराइज होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि वेपोराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सरफेस एरिया, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी। अगर अट्रैक्शन एनर्जी मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा इंटरैक्शन है तो ऐसे में क्या होगा, अट्रैक्शन है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा लगेगी और वेपोराइजेशन रेट कम हो जाएगा। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट होता है हाँ, एक चीज और बता दूं कि जो वेपोराइजेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटी ज्यादा है लिक्विड में तो उसके रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी। ऐसा क्यों बच्चों? और ज्यादातर नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। कैसी इम्प्योरिटीज होनी चाहिए? नॉन वॉलेटाइल। अगर वो वॉलेटाइल नेचर की ऑलरेडी और लिक्विड से कहीं ज्यादा वॉलेटाइल है तो और रेट बढ़ जाएगा, बट नॉन वॉलेटाइल है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। मींस अगर बिल्कुल प्योर वाटर रखा है तो उसका रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, मिट्टी डाल दें, आप देखोगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल सरफेस एरिया में आ जाएंगे और वो रेट ऑफ वेपोराइजेशन को कम कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर, ठीक है, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है, वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वेपोराइजेशन। जब वेपोराइजेशन चलता है बच्चों, देखो एक बात बता दूं कि ये है हमारे पास एक लिक्विड, आप इसको ढक के रख दो, वेपर बनती रहेगी यहां पर सरफेस में इस तरह से। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर कंप्लीट वेपर भर जाएगी। ओके, तो जब यहां पर वेपर कंप्लीट भर जाएगी तो इनमें एक कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और वेपर किसमें चेंज होना शुरू हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। तो जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन सेम रेट से चलने लगे, मींस इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाए कि यहां पर वेपोराइजेशन चल रहा है और यहां कंडेंसेशन, तो दोनों बराबर रेट से चल रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब किसी लिक्विड में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वेपोराइजेशन आ जाती है तो उस समय जो ये वेपर बनी हुई है, इस वेपर से जितना प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। समझ गए ना कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। चाहे वो किसी भी टेम्परेचर कंडीशन में हो, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए तो उस समय कितना वेपर प्रेशर मिल रहा है वही हमें क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। अब आते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। आपने देखा होगा सॉल्यूशन में जब राउल्ट्स लॉ लेते हैं, राउल्ट्स लॉ ने एक रिलेशन दिया है कि किस तरह की अमाउंट अगर इम्प्योरिटीज हो या सॉल्यूट हो तो वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जैसे जैसे नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आती हैं लिक्विड में
वो रेट ऑफ वेपोराइजेशन को कम कर देंगी, ऐसे में वेपर प्रेशर कम रहेगा। यही रीजन है कि आप देखोगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन vapor pressure of solution containing non-volatile solute, because non-volatile solute particles cover the surface area, some surface area, and decrease the rate of vaporization। और यही रीजन है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से एक रिलेशन दिया गया है। वेपर प्रेशर दो अलग अलग टेम्परेचर पर निकालना है आपको, तो डेल्टा एच बी अपॉन 2.303 आर 1/T1 minus 1/T2, ये एक लॉ है क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन से निकला हुआ। तो ये इक्वेशन ये बताता है कि T1 टेम्परेचर पर प्रेशर T1 है, T2 टेम्परेचर पर प्रेशर T2 है, और T2 ग्रेटर देन T1 तो P2 ग्रेटर देन P1 आएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वेपोराइजेशन एंथैल्पी है, तो इस तरह से रेट ऑफ वेपोराइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर के बारे में इसके फैक्टर्स वही है कि ऑब्जेक्ट में कि कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इम्प्योरिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया, तो वेपर प्रेशर सरफेस एरिया अगर ज्यादा कम है तो इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा ज्यादा वेपर बनेगी, तो प्रेशर तो वही आएगा। ओके, तो इस तरह से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से बॉइलिंग पॉइंट में से, समझ गए बच्चों। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट मींस होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कि ये लिक्विड रखा है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते गए यहां वेपर बनती जाएगी, और जब ये वेपर प्रेशर जो है कितना हो जाए 1 atm, तो सीधा सा है कि वही टेम्परेचर जिस पर ये 1 atm हो जाए वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm, तो उसे हम बोलते हैं उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर जब बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाता है तो उस समय वेपोराइजेशन को हम बॉइलिंग बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग मींस वेपोराइजेशन सरफेस के साथ साथ लिक्विड के बल्क पार्ट से मींस यहां से तो पार्टिकल निकलेंगे, हर एक पार्ट से बराबर रेट से लिक्विड की ये वेपर बनने लगती है। तो जब पूरा का पूरा पार्ट, समझ गए ना, क्या वो वेपर बनाने लगे, बल्क पार्ट भी सरफेस पार्ट भी, तो हम बोलेंगे इसे क्या? बॉइलिंग। बॉइलिंग एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होता है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वेपोराइजेशन ऐसा नहीं होता, उसका कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं है। दूसरा होता है कि वेपोराइजेशन जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है 1 atm, लेकिन ऐसा वेपोराइजेशन में कांस्टेंट नहीं होता 1 atm, वो तो टेम्परेचर चेंज करोगे अलग अलग आएगा। तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, समझ गए ना, क्या बढ़ाते हैं, बाहर से हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर आप यहां देखो कि ये है हमारे पास H2O लिक्विड और ये H2O वेपर, यहां वॉल्यूम का है तो लो है और यहां पर वॉल्यूम का है तो क्या है? हाई है। जब हम जानते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो लिक्विड और वेपर के बीच इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट होगा और यहां पर प्रेशर होगा 180। तो यहां पर अगर आप बाहर से प्रेशर बढ़ाओगे, आप देखोगे कि यहां पर जैसे वाटर है 1 मोल वाटर है तो इसका 18 ml वॉल्यूम होगा, जबकि यहां पर 1 मोल अगर वेपर में टोटल चेंज हो जाए तो 22.4 लीटर मींस 22400 ml, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा कि जब कोई लिक्विड अपनी वेपर स्टेट में जाता है तो पर मोल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप सोचो कि इस वॉल्यूम में अगर हम बाहर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां वॉल्यूम कम हो जाए। तो ऐसे में वाटर अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे था और बाहर से आपने प्रेशर 1 atm से 2 atm कर दिया, तो यहां की जो वेपर है वो किस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में।
अब जब वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगी तो कुछ ना कुछ वेपर का पार्ट लिक्विड में चेंज हो गया। अब यहाँ का प्रेशर जो है, जो 180 एम था वाटर का, जो वेपर का प्रेशर था, जो वेपर बन रही थी, जो उसका 180 एम प्रेशर था, वो कम हो गया। अब ऐसे में वाटर को फिर से अपनी वेपर को इसी स्टेट में लाना है, 180 एम प्रेशर, उसकी वेपर का प्रेशर 180 एम फिर से करना है, तो फिर क्या करना होगा, आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। समझिए ना, फिर से सुने, ये लिक्विड था 100 डिग्री में, इसका वेपर का प्रेशर, वेपर द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड है 180 एम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आपने बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, मानो ढक्कन रख दिया आपने, तो यही वेपर का कुछ पार्ट लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ जो वेपर कम हो जाएगी तो उस वेपर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब फिर से बॉइलिंग करनी है वाटर को, बॉइलिंग पॉइंट लाना है, तो हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वेपर, फिर ये लिक्विड जो है फिर वेपर में चेंज होगा, तब जाके 180 एम प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। आप खड़े हैं, आपका 1 atm प्रेशर, आप हाथ पूरे उठा लेते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई बैठ जाए तो ऐसे में आपको हाथ उठाने के लिए फिर आपको और एनर्जी लगानी पड़ेगी। वही समझ लो यहाँ में कि यहाँ पर लिक्विड की वेपर ढकी हुई है, 180 एम प्रेशर है, और बढ़ा दिया, यहाँ 180 एम था, आपने 2 atm कर दिया, तो अब वेपर को कंडेंस्ड होने लगेगी, कंडेंसेशन रेट बढ़ जाएगा, लेकिन वेपोराइजेशन रेट हमें फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह का इफेक्ट पड़ता है किसमें, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब मैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को अलग से डिस्कस करूंगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस टेंशन लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस एरिया को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करके और मिनिमम पॉसिबल एरिया में लाता है। ये लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड व्हिच कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, मतलब लिक्विड की सरफेस पर लगने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लिक्विड की सरफेस को छोटा करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है छोटे से छोटे पॉसिबल एरिया में, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल सरफेस में होते हैं बच्चों, वो अंदर की तरफ तो अट्रैक्ट होते हैं, बट उनका बाहर का फोर्स बैलेंस्ड नहीं होता। ऐसे में जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। कैसी वर्क करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, और इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन। मीन सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो एक प्रकार का स्ट्रेस, एक प्रकार का तनाव महसूस करते हैं, उसी को बोला गया है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स which acting at the right angle to an imaginary line of unit length। मींस ये है लिक्विड की सरफेस, तो इस लिक्विड की यूनिट लेंथ पर नीचे की तरफ राइट एंगल पर कितना फोर्स लग रहा है, समझ गए ना। एक यूनिट लेंथ मींस 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 मीटर ले लें, तो नीचे की तरफ कितना एक राइट एंगल में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू लग रहा है, वही क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन। इतने एरिया में, सॉरी इतनी लाइन में जो एक फोर्स अट्रैक्शन, तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर में ले सकते हैं या 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जैसे वाटर है, तो ध्यान रखें कि सरफेस टेंशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जितने ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ठीक है, सरफेस टेंशन होगा। वाटर का है 72.69 डाइन पर सेंटीमीटर। मरकरी का देखो बहुत ज्यादा है वाटर से, यही रीजन है कि मरकरी जो है सरफेस पर नहीं चिपकती। बेंजीन का ये है। अब आता है कि जो सरफेस टेंशन है इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो बच्चों इसका मेजरमेंट किया जाता है स्टेलेगोमीटर से। किससे, इस तरह का एक apparatus होता है, इसमें लिक्विड भर दिया जाता है, एक बार वाटर भरा जाता है, और इससे कितने ड्रॉप्स बने, यहां से यहां तक जब पूरा वॉल्यूम फिनिश हो जाए लिक्विड का इतना, तो कितने ड्रॉप्स बने वो नोट किए जाते हैं। फिर
जस्ट ऐसा ही जिस लिक्विड का हमें सरफेस टेंशन निकालना है उसके कितने ड्रॉप्स बने वो इतने वॉल्यूम में वो कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। फिर एक रिलेशन लगता है कि वाटर का सरफेस टेंशन अपॉन लिक्विड का सरफेस टेंशन इक्वल टू N2 अपॉन N1 इनटू D1 अपॉन D2, जहां D1 D2 यहां पहले N1 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर कि जब आपने यहां वाटर भरा था तो कितने ड्रॉप्स बने थे, फिर N2 फिर आपने किसी अननोन लिक्विड को यहां भरा तो कितने ड्रॉप्स बने वो नोट कर लिए जाए। वाटर की डेंसिटी D1 ले लें, D2 हो गई जिस लिक्विड की डेंसिटी, जिस लिक्विड का हमें सरफेस टेंशन निकालना है उसकी डेंसिटी है, और यहां पर जो eta1 है यह है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो eta2 क्या हो जाएगा, सॉरी गामा1 जो है यह है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो गामा2 जो है ये क्या है लिक्विड का सरफेस टेंशन। तो इस तरह से स्पेलेगमोमीटर ये दोनों मेजर कर देता है, वाटर की हमें डेंसिटी पता होती है, लिक्विड की डेंसिटी पता हो और वाटर का सरफेस टेंशन, तो हम इससे किसी भी लिक्विड का क्या निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन। समझ गए ना बच्चों, तो ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। अब देखो बच्चों सरफेस टेंशन के क्या एप्लीकेशन है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि मैंने एक एक एप्लीकेशन को डिटेल में बताया है, यहाँ केवल मैं एप्लीकेशन के नेम्स बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक होता है तो एप्लीकेशन में आपको इन पॉइंट्स को देखना है जो कि मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक होता है स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर, समझ गए बच्चों कि सॉरी वाटर की लिक्विड ड्रॉप्स, किसकी लिक्विड ड्रॉप्स, कि जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं उनकी जो स्फेरिकल शेप है, समझ गए ना, वो किसके कारण होती है बच्चों, इसके कारण सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण जब लिक्विड टोटली फ्री हो जाती है चारों तरफ से सरफेस, तो सरफेस टेंशन पूरी सरफेस को एक मिनिमम एरिया में लाने की टेंडेंसी रखता है और इस तरह से लिक्विड का ड्रॉप कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्फेरिकल। ठीक है, जैसे रेन वाटर है तो यहाँ रेनी सीजन में जो लिक्विड ड्रॉप्स आ रहे हैं, रेन हो रही है, तो वो भी इसी के कारण है सरफेस टेंशन। दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन। क्या, कैपिलरी एक्शन मतलब एक कैपिलरी ट्यूब में अगर उस कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में रखा जाए तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। मींस अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब और यहाँ लिक्विड, तो यहाँ इस तरह से लिक्विड जो है ऊपर चढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैपिलरी एक्शन। यहाँ पर जो इस तरह से ये सरफेस बनती है कर्व्ड सरफेस, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। तो नीचे की तरफ झुकी हुई जो कर्व बनती है ये तब बनती है जब सरफेस टेंशन जो है इतना हो कि जो कोहेसिव फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स, और जो एडहेसिव फोर्स है, सॉरी कोहेसिव फोर्स ये पार्टिकल और इस सरफेस पे लगने वाला फोर्स वो, और एडहेसिव फोर्स जो कि ना मैं गलत बोल रहा हूँ, कोहेसिव फोर्स मींस पार्टिकल्स के 2 मिनट मैं एक बार डिस्कस कर दूं। पहले तो आप ये समझें कि कैपिलरी एक्शन जो है वो किसके कारण है, सरफेस टेंशन। अभी मैं इसको और आपको बता दूंगा मेनिस्कस के बारे में, एक तो ये ध्यान रखना है। तीसरा होता है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर या सोप। आप देखोगे कपड़ों को हम साबुन लगा के और पानी में अच्छी तरह से धुलते हैं तो हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, वहां पर भी सरफेस टेंशन का इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। सरफेस टेंशन के कारण, सॉरी सोप के कारण, सोप पार्टिकल्स के कारण जो सरफेस टेंशन है वाटर का कम हो जाता है, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा डर्ट पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो सरफेस से छोड़ के बाहर हो जाते हैं। तो सोप एक्शन भी सरफेस टेंशन के कारण मिलती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इनमें ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है कि कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्लिनिकल एक्शन ऑफ वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो मैं अभी बताता हूँ आपको मेनिस्कस के बारे में। अब देखो बच्चों इस तरह से मैं बताता हूं, ये है एक कैपिलरी ट्यूब। क्या है ये, कैपिलरी ट्यूब, ओके। जब हम कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में रखें और कैपिलरी एक्शन हो और लिक्विड सरफेस में इस तरह से बाहर की तरफ सरफेस में ऊपर की तरफ चढ़ जाए, मतलब कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो ऐसे लिक्विड जो कि इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो ग्लास की सरफेस को वेट्स करते हैं, मतलब गीला कर देते हैं।
और इस तरह का जो ये कर्व्ड सरफेस दिख रही है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो जब मेनिस्कस कैसे दिखे, कॉनकेव इस तरह से अवतल जिसको बोलते हैं, झुकी हुई, तो उस समय कोहेसिव फोर्स मींस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, तो वो कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एडहेसिव फोर्स वो होते हैं जो दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। मींस अगर यहाँ वाटर बना हुआ है, समझ लेना, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग कौन हो, एडहेसिव फोर्स है। मींस वाटर और ग्लास की सरफेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में कैपिलरी एक्शन में वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्या होगा, इस समय राइज होगा वाटर। और ये है ऐसे कि ये ऐसे लिक्विड्स जिनमें कोहेसिव फोर्स से ज्यादा एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होते हैं, तो ध्यान रखें इस तरह से कैपिलरी एक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और ग्लास की जो सरफेस उसको गीला करते हैं। और मरकरी की बात करें तो मरकरी में देखोगे कि इस लेवल से नीचे इस तरह का और ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, इस तरह से कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये ऐसा तब होता है बच्चों जब कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, किससे, एडहेसिव फोर्स से, कि मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में जो लिक्विड है वो ग्लास की सरफेस में नहीं चिपकेगा और क्या होगा, ऐसा लिक्विड एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा और उसका जो सरफेस है, तल है जो, वो लिक्विड की सरफेस से नीचे की तरफ आ जाएगी और वो कॉन्वेक्स इस तरह से मेनिस्कस बनाती है। और ये कहाँ मिलती है, मरकरी में। तो इसके दो ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं कि कॉनकेव मेनिस्कस कौन बनाएगा, तो वो कौन बनाता है, वाटर। कॉन्वेक्स कौन बनाएगा, तो मरकरी। कॉनकेव मेनिस्कस कब बनती है, तो जब कोहेसिव फोर्स से ज्यादा एडहेसिव फोर्स हो, और ये उल्टा होता है। ऐसे जिनमें कॉनकेव मेनिस्कस बनती है वो ग्लास की सरफेस को वेट करते हैं, गीला कर देते हैं, ये इनमें उल्टा। तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा याद रखना है, बात समझ गए ना। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन के बारे में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के फ्लो को रोकती है। क्या करती है, जो फ्री फ्लो चल रहा है लिक्विड का उसको कम करती है, रोक देती है। समझ गए ना कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पजेस्ड बाय अ लिक्विड, किसी लिक्विड के फ्लो होने से जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। मतलब हम किसी लिक्विड को बहने दें तो वो कुछ देर बह के रुक जाएगा। रीजन क्या है कि लिक्विड, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि लिक्विड किससे बना हुआ है, लेयर्स से, और जब ये लेयर्स चलती हैं तो इनकी वेलोसिटी एक सी नहीं होती, इनके बीच में एक प्रकार का फ्रिक्शन लगता है जिससे वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है। जो लेयर सीधा स्टेशनरी फेस मींस जो सबसे नीचे लेयर होगी, जो कि स्टेशनरी फेस एक दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी कम होगी। फिर उसके ऊपर जो अगली सरफेस होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा होगी, और जो लिक्विड के बिल्कुल बीच में आएगी लेयर, उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो यह लिखा है कि इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि ये लेयर्स हैं उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑपरेट्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। अगर हम ये कहें कि ये एक ट्यूब की ये है सरफेस, समझ गए ना, एक कैपिलरी ट्यूब जैसा है, तो ये लिक्विड अंदर बह रहा है, तो इस लिक्विड ये वाली जो सरफेस चल रही है और ये है स्टेशनरी, ये क्या है, स्टेशनरी फेस, और ये क्या है बच्चों, लिक्विड फेस। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा, और यहां पर अगर हम ये कहें कि ये बीच वाली एक सरफेस है, तो इस सरफेस में और इस सरफेस के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन लगेगा। तो ये सरफेस यहां तक ही पहुंचेगी, जबकि बीच वाली सरफेस क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी और वो ट्यूब से बाहर आ जाएगी। हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये है मिडिल वाली सरफेस। तो मिडिल वाली सरफेस के नीचे वाली सरफेस की अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी होगी v - u,
क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी सरफेस है। क्या है? स्टेशनरी सरफेस, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा होगी, मींस कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। तो इस तरह से वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं। अब एक फॉर्मूला दिया गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है, व्हिच आर कांटेक्ट टू ईच अदर, कि इनका जो एरिया है ये वाला वो कितना कांटेक्ट में है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वेलोसिटी में उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। हम बिल्कुल एक प्लेन सरफेस पर जो स्टेशनरी स्टेट में उसमें हम चल सकते हैं, लेकिन चलती हुई सरफेस पे आप चलोगे तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रिक्शन कम होगा। तो वेलोसिटी डिफरेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी सरफेस जो है कांटेक्ट में है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनकी जो लेयर्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऐसे में सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आएंगे और फ्रिक्शन कम लगेगा। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरह से विस्कोसिटी कोएफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम देखो किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर dv क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस, dl क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, बहुत ही माइनर डिफरेंस, और a क्या है? एरिया ऑफ सरफेस। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा था? वेलोसिटी डिफरेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये कांस्टेंट आया था, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और आगे बढ़ा दें, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो dv हम ले लें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे F इक्वल टू ये आ गया ईटा। तो इसको देखो डिफाइन कर सकते हैं कि thus the force of friction, ठीक है, force of friction required to maintain a velocity difference 1 centimeter per second between two parallel layers 1 centimeter apart and each having area 1 centimeter square। समझ गए ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाली दो लेयर्स के बीच में जब किसकी डिस्टेंस हो? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो, तो इनके बीच में, इन लेयर्स के बीच में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी डिफरेंस बनाए रखने के लिए जितना फोर्स लगता है वही क्या है बच्चों? ठीक है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये जितना ज्यादा होगा लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जिनके सरफेस टेंशन ज्यादा होते हैं ध्यान रखें उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा मिलती है। अब हम आ जाते हैं यूनिट की बात। तो देखो ये फॉर्मूला था ईटा इक्वल टू ये बन गया F न्यूटन मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये आएगी न्यूटन मीटर -2 सेकंड, तो पास्कल सेकंड में। ये होती है इसकी SI यूनिट पास्कल सेकंड में। और अगर आप CGS यूनिट देखें तो डाइन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन सेंटीमीटर -2 सेकंड, इसको हम बोलते हैं क्वाइज। तो सरफेस जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है इसकी यूनिट होती है क्या? क्वाइज में। तो क्वाइज में मेजर की जाती है कितने क्वाइज का प्रेशर है या फ्रिक्शन लग रहा है, इस तरह से। अब हम अगर फैक्टर की बात करें कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स फॉर, ठीक है, ईटा एंड ये गामा एंड ईटा, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इफेक्टेड करते हैं। तो ध्यान रखें इतना सा कि और ईटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी है मॉलिक्यूलर, ठीक है, फोर्सेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस के। इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर साइज। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगी उतना ही ज्यादा ही होगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये डिक्रीज हो जाएंगे। देखो तो मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ये ज्यादा होंगे। जैसे कि आप देखें ग्लिसरॉल है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके सरफेस टेंशन है या विस्कोसिटी ज्यादा होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज, जितने बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और उनमें उतना ही अट्रैक्शन लगेगा तो ये ज्यादा होंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है बच्चों
तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं और ऐसे में ये दोनों डिक्रीज होंगी। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रेशर ज्यादा रखोगे तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल की लेयर्स पास में आएंगी और उनमें फ्रिक्शन बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा और विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। ओके, यहां तक ये तो है फैक्टर्स और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक सरफेस टेंशन और जो है इसके बीच का एक रिलेशन है टेम्परेचर, ये है सरफेस टेंशन K = TC/T, ओके, और D/m का पावर 2/3 ये है सरफेस टेंशन और यहाँ पर TC जो है ये है क्रिटिकल टेम्परेचर और T है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, D हो गई डेंसिटी। तो आप देखते हैं कि TC अगर T हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0, मींस क्रिटिकल टेम्परेचर पर मैंने पहले ही बताया था कि किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डेंसिटी का तो आपने पहले भी देख लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इस तरह से इसी तरह से एक विस्कोसिटी का रिलेशन होता है इसका टेम्परेचर के साथ A और EA/RT। ये एक टेम्परेचर का और इसका रिलेशन है कि यहाँ पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर विस्कोसिटी का, लिक्विड को बहाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है, और T यहाँ पर टेम्परेचर है। सीधा सा है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो थे रिलेशंस, तो लिक्विड स्टेट में विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, उनके बारे में मैंने पूरे डिटेल, और अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पहले बता दिया, स्टेट ऑफ मैटर को मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सी हिंट दी है, उसको रिवाइज कराया है। तो ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ गए ना। गैसियस स्टेट पढ़ी हमने, लिक्विड स्टेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस किया। सॉलिड स्टेट अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है जो कि 12th की फर्स्ट यूनिट है, उसको हम उस यूनिट में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसके बाद रिडॉक्स है, फिजिकल कंप्लीट करेंगे हम 11th और 12th की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।